स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कल हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे और उन 3 चैलेंजेस में एक चैलेंज था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा चैलेंज था वेलबींग एंड डेवलपमेंट, लोगों का वेलबींग करना मतलब कल्याण करना और डेवलपमेंट। और तीसरा चैलेंज था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करना। तीनों ही चैलेंज बहुत बड़े थे। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की तो मैंने बात बताई कि भारत के इतने टुकड़े होते आज, जैसे आपको वीज़ा लेना पड़ता, अब आप दिल्ली जा रहे हो उसका वीज़ा है, बिहार जा रहे हो उसका वीज़ा है, इतने सारे देश हो जाते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। उसके बाद वेलबींग एंड डेवलपमेंट भी एक दूर की कौड़ी थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करके गए थे जो अंग्रेज़ थे। उन्होंने ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया था जो शोषणकारी था, सिर्फ कल्याणकारी नहीं था। मतलब उद्योग नहीं थे, सड़कें नहीं थी, रेलवे का आविष्कार था, वो सिर्फ खाने खोदने और कोयला निकालने के लिए था। और तीसरा था डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना करना। डेमोक्रेटिक संस्थाओं का विकास हमारे यहाँ ब्रिटिश शासनकाल में ही शुरू हो गया था, लेकिन ये सिर्फ नाम की डेमोक्रेटिक संस्थाएं थी। अब हमें ये चीज़ें स्थापित करनी थी, इलेक्शन करवाने थे, पॉलिटिकल सेटअप बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नई सरकार के कार्य निर्धारण करने थे। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि क्या इतना बड़ा देश और इतनी डाइवर्सिटी वाला देश, मतलब इतनी भिन्नताएं थी उसमें और इतनी विविधताओं के साथ, इतनी पार्टीशन के बाद बहुत सारी समस्याओं को जूझता हुआ देश क्या ये चीज़ें प्राप्त कर पाएगा। और हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया और अपनी समस्याओं पर काबू पाने के लिए बड़े अच्छे कदम उठाए। उसके बाद हम शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट चैलेंज मैंने बताया था कि कैसे भारत में जो यूनिटी थी वो कैसे आई। दैट ऑक्यूपाइड स्टेज सेंटर स्टेज इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। We began by looking at the event that formed the context of independence. This can help us understand why the issue of national unity and security become a primary challenge at the time of independence. और ये डिस्कशन हमें बताएंगे कि यूनिटी और इंटेग्रिटी क्यों ज़रूरी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमारी इतनी समस्या नहीं है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की, अब हमारे यहाँ झगड़े नहीं हैं। जैसे अगर ये साउथ में जाएंगे तो झगड़े यहाँ कैसे थे, कुछ तो हैदराबाद की स्टेट जहाँ नवाब था वो शामिल नहीं होना चाहता था, उसके बाद मुश्किल से इसे शामिल किया गया। यहाँ पुडुचेरी थी जो पुर्तगालियों के अधीन थी, यहाँ गोवा था फ्रांसीसियों के अधीन थी, यहाँ गोवा दीव दमन छोटे छोटे टापू थे, ये पुर्तगालियों के अधीन थे। अभी भी देश आज़ादी के बाद भी इन्होंने अपने कंट्रोल नहीं छोड़े थे। उसके ये चैलेंज जब हमने काबू किए तो यहाँ तमिल एस्पायरेशन हो गया। तमिल लोग अपने अलग आइडेंटिटी पहचान के लिए हिंदी भाषी लोगों का विरोध किया और उसके साथ साथ उन्होंने तमिल आइडेंटिटी को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक द्रविड़स्तान की मांग की, द्रविड़ संस्कृति के आधार पर एक नया स्टेट की मांग की। उसके बाद बहुत सारे राजा भारत में शामिल किए गए, तो यहाँ पंजाब में अकालियों का प्राइजिंग हो गया। असम की बहुत सारी जो स्टेट थी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पहले ये एक ही असम होता था, अब इनको भी अलग अलग से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। नागा लोग कह रहे थे कि हमारा अलग से नागालैंड होना चाहिए, जो मिजो जातियाँ थी वो मिजोरम चाहती थी, असम वाले बांग्लादेशी जो उनके यहाँ आ रहे थे उनके दबाव झेल रहे थे। तो हमारे देश ने संकट बहुत देखे। आज ये सारे संकट खत्म हो गए हैं। अंतिम संकट बचा था जम्मू कश्मीर का, इस सरकार ने वो भी खत्म कर दिया। अब हमारे यहाँ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की कोई समस्या नहीं है देश के आगे कि हमारा देश का कोई भाग बिखर जाएगा। +2 और +1 की बुक्स में आप पढ़ोगे कि किस तरह से भारत ने बहुत सारे चैलेंज देखे हैं और मुश्किल से अपनी यूनिटी को बचा कर रखा है।
और ये एक प्राइमरी चैलेंज था। क्यों? क्योंकि भारत के टुकड़े तो हो ही चुके थे और भारत के लोगों में डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकली डिफरेंसेस बहुत पैदा हो चुके थे। अब तो खैर हम मतलब एक नेशन के रूप में बहुत एकजुट हैं। वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूज टू शेप इटसेल्फ इनटू ए नेशन। हमारे सामने समस्या ये थी कि हम अपना एक देश कैसे बनाएं। एक देश के में 500 राजा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी जमीन जिसके ऊपर अभी भी विदेशियों का कब्जा था, वो उसको एक कैसे करें। और सौभाग्य से हमें ऐसे लीडर मिले, जैसे सरदार पटेल को भगवान ने 2 साल दिए हमारे लिए। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 तक आते आते सरदार पटेल जी ने सारे भारत को एक कर दिया था। 1950 में इनकी डेथ हो गई थी भाई। 2-2.5 साल जिए वो और उस देश को इकट्ठा करके गए। मतलब एक सौभाग्यशाली देश था हमारा जो इस तरह के नेता थे और देश को यूनाइट करके गए। उनका एक स्टैचू अभी नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत का। द यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अक्रॉस द डिफरेंट रीजन एंड deal with the disparity that existed among region and different section of the people। हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन के लोग थे, बहुत सारी उनमें भिन्नताएं थी, बहुत सारे क्षेत्रों में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते थे और इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करना था और उसे हमने ओवरकम करना था। In the next 2 chapters, we shall turn to challenge of establishing a democracy and achieving economic development and equality and justice। ये पार्टीशन के समय की कविताएं हैं भाई। फैज़ अहमद फैज़ ये एक पाकिस्तानी राइटर्स थे, भारत के पहले ये भारत के में जन्मे थे, बाद में पाकिस्तान चले गए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत ही माना जाता है, सम्मानित है। तो इन्होंने भी बहुत सारी कविताएं जो थी वो लिखी थी भारत के लिए। ये आप जो फोटो देख सकते हो जीना साहब का है, इसे कायदे आज़म बोलते हैं पाकिस्तान का, कायदे आज़म। जैसे हमारे यहाँ गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, तो इसको इन्हीं ने 2 नेशन थ्योरी दी थी और जिसके आधार पर ये कहा गया था हिंदू और मुसलमान 2 नेशन हैं। उन्होंने नेशन की संकीर्ण परिभाषा दी और 2 नेशन में, एक ही देश में 2 नेशन नहीं रह सकती, 2 नस्लें नहीं रह सकती। लेकिन भाई ये वही जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा देश धर्म के नाम पर बना है, लेकिन अब जो धर्म के बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहे हैं वो अब यहाँ सौहार्दपूर्वक रहेंगे। भारत जो पाकिस्तान है कोई मुस्लिम देश नहीं होगा। इनकी कुछ वर्डिंग है, आप देखना। 11 अगस्त 1947 को ये कराची में देते हैं भाषण। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट and in course of time all these inequalities of the majority did minority community, the Hindu community and the Muslim community, because even as regard Muslim you have Pathan, Punjabi, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindu you were Brahmins, Vaishnav, Kshatriya and Bengalis, Madrasi and so on. We will vanish, सब खत्म हो जाएगा। अब आप आज़ाद हो, अपने धर्म के टेम्पल्स में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। और पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई भी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड से संबंध रखते हो, आप यहाँ फ्री हो। लेकिन उस टाइम का पाकिस्तान बहुत लिबरल हुआ करता था। अब पाकिस्तान में काफ़ी मतलब कट्टरपन सा आ गया है, शायद सारे संसार में कट्टरपन सा आया हुआ है। इस वजह से ये हमारे देश के चित्र हैं भाई। जब बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, भारत आज़ाद हुआ, अखबारों ने भिन्न भिन्न चीज़ें लिखी इंडिया की फ्रीडम के बारे में। यहाँ चित्र में लॉर्ड माउंटबेटन दिख रहे हैं जो भारत के अंतिम
अंग्रेज गवर्नर जनरल थे और भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के जनरल अध्यक्ष थे। ये अमृता प्रीतम है भाई, ये पंजाबी लेखिका थी और बहुत ही मशहूर कविताएं कहानियां इन्होंने लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं। एक फिल्म है बड़ी प्रसिद्ध पिंजर, आजकल बड़ी इंटरनेट पे ये दिखाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है कि कैसे जब पार्टीशन हुआ तो लोगों ने दुख झेले। एक देश की जो औरतें दूसरे देश में जाती थी, हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार यहाँ सहे। ये इंदिरा गांधी की बड़ी बड़ी दोस्त थी और बताते हैं कि इंदिरा गांधी की डेथ से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले इनको पता चल गया था कि इनकी डेथ होने वाली है। तो ये कोई कविता लिखती हैं, टुडे आई कॉल वारिस शाह। वारिस शाह एक सिया संत थे, उसको ये बुला कुछ कह रही है, टुडे आई कॉल वारिस शाह स्पीक फ्रॉम योर ग्रेव। आज मैं वारिस शाह को बुला रही हूँ। ये पीर थे भाई, जो सिया मुसलमान होते हैं वो बड़े लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं और वो अल्लाह ईश्वर एक ही मानते हैं सबको। इतने ही वो पूजनीय हिंदुओं में होता है, इतने मुसलमान वो इस सिद्धांत को मानते हैं कि एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भला को चंगा। और जो आप जाओगे पंजाब, लाहौर, अमृतसर, इनमें इन पीरों का बड़ा वो है, बड़ी इज्जत है। कब्रें मिलती हैं इनकी, मज़ारे मिलते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, जियारत करते हैं। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, बड़े लोकप्रिय है। सूफ़ी सॉन्ग आपने सुने हो, बहुत फेमस होते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं ये लोग, कव्वालियाँ गाते थे। संगीत से ये अल्लाह को, मतलब भगवान को रिझाने की कोशिश करते थे। तो ये कहते हैं कि मैं आज वारिस शाह को बुलाती हूँ कि वो अपनी कब्र से निकलें, बोले, एंड तुम टुडे द बुक ऑफ लव नेक्स्ट अफेक्शनेट पेज, once a daughter of Punjab cried and you wrote a willing sage. Today million daughter cry you वारिस शाह, rise ओ नरेटर ऑफ ग्रीविंग rise। ये कहता है वारिस शाह आज आप उठो अपनी कब्र से, देखते हो आप लिखते थे ना उस लव और अफेक्शनेट, मतलब प्यार के पेजेस लिखो। आज पंजाब की एक बेटी रो रही है, पंजाब की हजारों बेटियां रो रही हैं, तुम कहाँ चले गए वो दुख लिखने वाले। आज पंजाब का ये हाल है। उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो हैं मारे गए थे और पार्टीशन का बहुत बड़ा दुख उनको सहना पड़ा था। Rise O narrator of the grieving, rise, look at your village. Punjab today field are lined with corpses and blood fills the chenab. अब जो पंजाब, someone has mixed poison in the 5 river flows. Their deadly water is now irrigation our land glory. The fertile land is sprouting, women from every pores. The sky is turning red from endless cries of gore. The toxic forest wind scream from inside its wake, turning each flute bamboo shoot into a deadly snake. मतलब बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। इन्होंने कहा है कि हे वारिस शाह, देखो आज पंजाब की जो 5 नदियां हैं उसमें खून बह रहा है, पंजाब के खेत ढेर हो गए हैं और चेनाब की नदियां खून से भर गई हैं। किसने इस 5 नदियों के फलों में जहर घोल दिया? किसने इस फर्टाइल लैंड में, उपजाऊ भूमि को में विष बो दिया? और किसने जिसके कारण ये पूरा आसमान चीखों से भर गया। मतलब बहुत दर्दनाक चित्रण है। ये खुद उसकी शिकार रही हैं, तो ये पद्म श्री ज्ञानपीठ से अवार्डेड हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से अमृता प्रीतम को कौन सा अवार्ड नहीं मिला, तो आप ये भी याद रखो, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है, पद्म श्री, ज्ञानपीठ अवार्ड, और इसने बहुत सारी और चीज़ें भी लिखी हैं। जैसे नागमणि नाम की एक पंजाबी मंथली मैगजीन आया करती जिसमें ये लिखते थे।
उसके बाद नेहरू के बारे में कुछ चीज़ें हैं। नेहरू ने क्या कहा था, वी हैव ए मुस्लिम मेजोरिटी, हमारे यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी, आपको पता है हम पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में है। पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है, जबकि 22 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं। वी हैव ए मुस्लिम मेजोरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर दैट दे कांट, even if they want, go anywhere else. That is a basic fact about which there can be no argument. Whatever the provocation from Pakistan and whatever the indignity and horror inflict on non-Muslim there, we have got to deal with the majority in a civilized manner. तो इन्होंने भी उस टाइम की जो स्थिति थी उसके हिसाब से कहा था कि चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो, नॉन मुस्लिम्स को वो कैसे भी डील कर रहे हो, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ हर किसी के राइट्स, हर किसी के जो अधिकार है उनका हम सम्मान करेंगे, जान माल की सुरक्षा करेंगे, और जो ये जहर फैल गया है उसको हम मिटाएंगे। पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहली जो चैलेंज है वो शुरू हो गया है, वो हम पढ़ेंगे। ऑन 14-15 अगस्त 1947, देखो मैं तो आपको ये कहूँगी कि बहुत सारी और चीज़ें भी पढ़ो, जैसे आप फिल्में देखते हो, गदर जैसी मूवी है, एक सीरियल और सांझा चूल्हा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देखो, अपनी नॉलेज को इलेबोरेट करो, पुरानी किताबें, अखबार, मैगज़ीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताती, इसमें तो बहुत कम लिखा हुआ है, और किताबें पढ़ो, उससे जानो हिस्ट्री को। नोट वन बट 2 नेशन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक नहीं 2 स्टेट आई, इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, और ये पार्टीशन का नतीजा था, और पार्टीशन डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2, पाकिस्तान एंड इंडिया। द ड्राइंग ऑफ ब्रॉडर democrating the territory of each country marked the culmination of the political development that you have read about in the history textbook. According to 2 nation theory, ये बताया था मैंने, ये किसने दी, जिन्ना ने दी थी, मुस्लिम लीग की थ्योरी थी 2 नेशन थ्योरी। Advanced by the Muslim League, India consists of not one but 2 people. इंडिया में 2 लोग, एक नहीं 2 तरह के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, मतलब 2 नेशनैलिटी हैं, हिंदू और मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम 2 स्टेट हैं, तो इसके लिए इसलिए वो अलग से पाकिस्तान में रहेंगी, मुस्लिम जो कौम है वो हिंदू कौम हिंदुस्तान में रहेंगी, तो भारत के टुकड़े हो गए इस आधार पर। कांग्रेस ने इसका अपोज भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी ऐसे थे जो ये चाहते थे कि नहीं, पाकिस्तान बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मुस्लिम बड़ा सरकार बनाने में बड़ा मतलब रोड़ा अटकाएंगे, समस्या का समाधान नहीं होने देंगे। तो अंत में आते आते पाकिस्तान को मान लिया गया था। पाकिस्तान की शुरू में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मांग मानेगी। जैसे गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन गांधी जी उस टाइम शायद इस स्थिति में नहीं थे कि वो चीज़ों को होते हुए रोक पाएँ, फिर भी उन्होंने आमरण अनशन रखा ताकि लोग जो है उनके कहने से मारे ना एक दूसरे को। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1940 में बहुत सारी ऐसे बातें हुई, आप ये हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ सकते हो, या आप एक्ट पढ़ सकते हो, 1909 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 19 का एक्ट, और जो मुस्लिम्स लीग की नीतियां थी, या जो स्वयंसेवक संघ की या हिंदू महासभा की नीतियां थी, इस आधार पर आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़कर अनुमान लगा सकते हो कि हालात ऐसे बन चुके थे, क्योंकि जो लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजी मैटर करती है ना, भारत की जनता हमेशा से इमोशनल रही है, उनको मतलब हर देश की जनता के साथ यही होता है कि भीड़ को कैसे भी मतलब बहकाया जा सकता है। तो उस टाइम भी ऐसा ही था, जब सदियों से हम एक दूसरे के साथ रह रहे थे, उस टाइम क्या हो गया ऐसा, तो यही था कि हम शायद इमोशनली रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से अपने जो जवार उठते हैं वो उसको संभाल नहीं पाए दोनों ही कौम, और मुस्लिम लीग की बात अंत में ब्रिटिश, और संभालते तब जब हमारी अपनी गवर्नमेंट होती, अपनी गवर्नमेंट थी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें क्या ज़रूरी थी देश की यूनिटी को रखना। अब तक तो वो चाह ही रही थी कि भारत कभी आज़ाद ना और हम ही शासक बने रहे, देश की जनता लड़ती रहे और हम यहाँ के शासक बने रहे। तो इस तरह से
एक दिन पाकिस्तान का निर्माण हो ही गया। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, अब कोई पार्टीशन, कोई देश बंटता है, जैसे दो भाई भी अलग होते हैं तो बड़े क्राइसिस पैदा होते हैं, तो इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए तो क्राइसिस पैदा हुए, ज़मीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जो अदला बदली इंसानों की हो रही थी उसको लेकर, और जो एक दूसरे के मतलब आंखें खराब हो चुकी थी एक दूसरे के प्रति, खटक रहे थे लोग एक दूसरे की धर्म के आधार पर, वो एक चीज़ थी जो जिन्होंने हमें एक बड़े क्राइसिस में धकेल दिया। Thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. ये पेनफुल होता है, ना केवल इसको डिसाइड करना बल्कि इसको बांटना भी, लागू करना। लोगों को पता ही नहीं रातों रात तुम कहाँ चले गए। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, गांधी जी के बड़े भगत थे, उन्हें सीमांत गांधी बोलते थे। रेड कुर्ती नाम की एक सेना वहाँ बनाई थी और गांधी जी के परम भगत थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि जी सिंध तो आ गया आपका पाकिस्तान में, और वो मुस्लिम लीग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिन्ना वगैरह को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, गद्दार मानते थे, इंडिया की उसमें था। और जब उन्हें पता चला कि जी हम तो भारत उसमें आ गए हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो उनका रीजन था, क्षेत्र था, तो उन्होंने कहा नेहरू से कि आप तो आज़ाद हो गए, हमें भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया आपने। तो इस तरह से पंजाब के गांव, पंजाब में तो समतल धरती है, वहाँ तो पहाड़ भी नहीं है बीच में, तो ये खेत पाकिस्तान के लगते हैं, ये हिंदुस्तान के लगते हैं। तो यही पता नहीं था लोगों को हम किधर हैं, हमें पता ही नहीं था। अनपढ़ लोग थे उस टाइम, जो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, मीडिया था ही नहीं है, तो लोगों ने ना कोई दीवार बनी थी। तो इस तरह से ये बड़ा पेनफुल था। जिस गांव में जिस धर्म का बहुल्य होता वहाँ से निकाल दिए गए लोग, उठा उठा के उनकी धन दौलत छीन ली गई। बट आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। और चलो वो तो मतलब क्षेत्र के आधार पर अलग होते, अलग है, ये धर्म के आधार पर अलग हो रहे थे ना। अब तक बसने वालों को थोड़ा नहीं पता था कि ये क्षेत्र कभी पाकिस्तान में चला जाएगा और आप यहाँ से उठा दिए जाओगे। दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन मेजोरिटी वुड मेक द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में थे वो पाकिस्तान का टेरिटरी मानी गई। द स्टेट वाज टू स्टे विद इंडिया, और जो रेस्ट था, जो बाकी की पब्लिक थी, वो इंडिया में रह गई। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, आइडिया तो सिंपल लग रहा था, लेकिन भाई एक शहर में पता नहीं, एक तरफ हिंदू रहते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम रहते हैं, वो उठ उठ कर कहाँ जाए। जिन क्षेत्रों से गुजरेंगे वहाँ पता नहीं हिंदू मेजोरिटी में थे क्या मुस्लिम मेजोरिटी में थे, हो सकता है कि दूसरे शहर में स्थिति अलग हो। तो इस तरह से कोई सोच समझ के थोड़े नहीं बसाए गए थे, वो तो जैसे ही बसते गए शहर तो वैसे ही बसे गए। तो इस तरह से आइडिया सिंपल लग रहा था लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल था। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। एक बेल्ट में मुस्लिम नहीं थे कि भाई आप पाकिस्तान की तरफ ही मुस्लिम थे। पंजाब में मुस्लिम बहुत थे, यूपी में ही मुस्लिम बहुत थे, दिल्ली में मुस्लिम बहुत थे, कर्नाटका में मुस्लिम बहुत थे, आज भी तमिलनाडु में, कर्नाटका में मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऐसा थोड़ा ही नहीं था। और ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बन रहा है, ये हिंदू नहीं थे, हिंदू भी बहुत सारे थे यहाँ, सिख थे, आज तक अफगानिस्तान में सिख रह रहे हैं, हिंदू है वहाँ। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, देयर वर टू एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, टू एरिया थे जहाँ मान लिया जाता था कि यहाँ ज़्यादा मुस्लिम है। एक तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब आधा, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और एक तरफ था बांग्लादेश की तरफ, जो बंगाल में विभाजन हुआ था 1905 में। वो मान लिए थे कि ये दो क्षेत्र हैं, ईस्ट में और वेस्ट में। द एरिया वर टू एरिया कंसंट्रेशन, वन इन ईस्ट वेस्ट और वन इन ईस्ट। देयर वाज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट, और किसी तरीके से इनको मिलाया नहीं जा सकता। और सारे पॉपुलेशन को
डिस्प्रेस्ड भी नहीं किया जा सकता, उठाकर भी नहीं ले जाया जा सकता। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल बी कंप्राइज 2 टेरिटरी। और पाकिस्तान में कहा कि 2 टेरिटरी बना दो, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। एक लंबा जो क्षेत्र था बीच में 1600 किलोमीटर की गैप था इन दोनों के बीच में, वो भारत से गुजरना था इन्हें। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी, सारी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सारी मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान में शामिल भी नहीं होना चाहती थी। जैसे मैंने अब्दुल गफ्फार खां का बताया था, खान अब्दुल गफ्फार खान द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वहाँ का लीडर था, एंड नोन एज द फ्रंटियर गांधी, और इसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी बोलते थे। वह स्टंचली अपोज टू द 2 नेशन थ्योरी, और वो बहुत ज़्यादा अपोज करते थे इस 2 नेशन थ्योरी को, मानते नहीं थे वो, मुस्लिम लीग से नफरत करते थे वो। इवेंचुअली हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर्ड, लेकिन उसको तो बोलने ही नहीं दिया गया। और नेफा को भी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे प्रोविंस था, उसको पाकिस्तान में मिला दिया गया। The third problem was 2 of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large area where the non-Muslim majority, मतलब वहाँ सिख भी थे, वहाँ हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, क्रिश्चियन थे। Eventually it was decided that these 2 provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or lower लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनको बांटा गया, पंजाब और इसको। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट, और ये कोई एक रात की बात थी नहीं, बहुत टाइम लग जाता। इट मेंट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन द इंडिया एंड पाकिस्तान। कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाए या वो हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाए। The partition of these 2 provinces caused the deepest trauma of the partition. This was related to the fourth and the most intractable of all the problem of partition. This was the problem of minority. Minority को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। Minority का मतलब जैसे गांव में 1000 की जनसंख्या है, 100 हिंदू परिवार है, तो 900 जो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने उनको लूटा, मारा, काटा, मार काट मच गई। दूसरी तरफ अगर हिंदू ज़्यादा थे तो वहाँ मुस्लिम्स के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। साइड ऑफ द, दोनों साइड लाखों लैक्स ऑफ हिंदू मुस्लिम इन द एरिया दैट वर न्यू इन पाकिस्तान, इक्वली नंबर ऑफ मुस्लिम ऑन द इंडिया साइड ऑफ पंजाब, बंगाल, दिल्ली सराउंडिंग एरिया फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड, उनको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। They were to discover that they were undesirable alien in our own home. अब तक उनका वो घर था, अब ये लगने लगा कि ये अब यहाँ रहना इनका फजूल है और ये अनडिजायरेबल विदेशी हैं जिनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अपनी ही भूमि जिस पर वो सदियों से रह रहे थे, अपने पूर्वजों से रह रहे थे, लेकिन आज वो यहीं बेघर हो गए। As soon as it became clear that the majority was going to be partitioned, the minority on both sides became an easy target of attack. और जब ये आज़ादी के लिए लोग जाने लगे, माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा अटैक हुई। लेकिन ये माना जाता है भाई हरियाणा में लोग छोड़ छोड़ के आए थे कैंपों में, लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दी थी, गांव की पंचायत ने जिम्मेदारी ली थी। एक बड़ी अच्छी वीडियो आती है, पाकिस्तानी है कोई यहाँ, वो ये उनके पूर्वज जो है यहाँ जोरा गांव है एक हरियाणा में, वहाँ से गए हुए हैं, उनकी वीडियोज़ आती हैं। वो पार्टीशंस के जो लोग बचे हुए हैं पार्टीशन के टाइम में, जो 10-11 साल के थे, जो अभी जीवित है, उनके इंटरव्यूज़ लेता है। वो हाँ यहाँ आसपास के गांव से ही गए हुए हैं, तो आप उनकी वीडियो ज़रूर सुनिए। वो क्योंकि दास्तान जो होती है उनके साथ बीती होती है, वो बहुत अच्छा बताते हैं पार्टीशंस के बारे में। ये तो देखो, नॉलेज बढ़ाने का कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। कि जो ये किताबें दी हैं तो बहुत थोड़ी दी हुई है, आप बहुत जगह से नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।